हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे हमारे पापा मम्मी के दादा दादी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में। नहीं, मैं गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एफडी के बारे में। ओके, तो आज हम एफडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि एफडी कोई एक बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, तो अभी इसमें काफ़ी लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, एफडी से तो बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न हमें स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम सिर्फ रिटर्न्स के लिए बाहर जाते हैं या सेफ्टी भी हमें चाहिए होती है? अगर वोलेटिलिटी को हम साइड कर दें, ठीक है, अगर हमें वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ये सब ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? और साथ में रिटर्न्स भी, वो सब कुछ हमें मिलता है एफडीज़ में। और एफडी के अगर रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करके 2-3% एक्स्ट्रा बना के देते हैं हमें, तो फिर आप समझ जाइए कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और एक लिक्विड मनी रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो अगर मैं एफडी में अगर आपको कहता हूँ कि 8% मिलता है या 9% मिलता है, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि हाँ बिल्कुल अच्छा है। अगर मुझे इतना % ऑफ रिटर्न मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली यार मैं इधर उधर क्यों अपना पैसा या अपना कैपिटल जो है रिस्क पे लगाऊंगा, है ना। तो आपका जो लिक्विड मनी है उसको आपको एफडीज़ में रखना चाहिए। ठीक है, एफडी में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सपोज़ इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज़ है आपका जो वोलेटिलिटी है वो नहीं होता है इसमें, इसीलिए आप जितना चाहें उतना अमाउंट इस पर रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ जो कि इसमें आपको देखनी होती है वो होती है टेन्योर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ में काफ़ी लोग गलती करते हैं कि टेन्योर की बात अगर करें तो आपने डिसाइड कर लिया मुझे 3 साल के लिए चाहिए, तो आप 3 साल के लिए ही जा कर के बैंक में बोलते हो कि मुझे 3 साल की एफडी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा टेन्योर चार्ट मांगना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि आप जो है 3 साल का जो एफडी होता है वो होता है सपोज़ 7% आपको मिलता है पर एनम, और वहीं 3 साल 1 दिन का आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो है 8% का। तो आपको 1% का 1% का डिफरेंस जो है सिर्फ 1 दिन की वजह से फेस करना पड़ गया। 1% का लॉस हो गया आपको, जस्ट बिकॉज आपने वो 1 दिन का नहीं देखा। इसलिए आपको एक टेन्योर चार्ट मंगाना चाहिए और उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो आपके टाइम लिमिट के अंदर, आपके टेन्योर के अंदर फिट होता है, उसको सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए वो है कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी। ओके, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो चीज़ आपसे हर बैंक छुपा के रखेगा वो होता है कि आपका एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है या मंथली कंपाउंडिंग हो रही है। अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है तो आपके पूरे साल के इंटरेस्ट को जोड़ करके उसमें आपका प्रिंसिपल जोड़ा जाता है, देन आपके नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। वेराज अगर मंथली आपका जो कंपाउंडिंग हो रही है वो फ्रीक्वेंसी मंथली है, तो आपका फर्स्ट ईयर का जो पैसा है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट है वो दोनों को ऐड करके उस पर जो इंटरेस्ट आता है नेक्स्ट मंथ का, उसको जो है आपको दिया जाता है। एक तरीके से वो जोड़ते जाते हैं। तो मंथली फ्रीक्वेंसी में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ % का फ़ायदा ज़रूर होता है, और अगर बड़े अमाउंट पे देखें तो वो फ़ायदा काफ़ी बड़ा हो सकता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड कर देता हूँ, एफडी विम्ट पे जा करके आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सूटेबल लगता है और जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका बिल्कुल कंफर्टेबल है और साथ ही साथ बैंक के साथ भी कंफर्टेबल है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप चुनिए और उस टेन्योर को चुनिए। फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हैं उसमें। ओके, तो ठीक है, हम एफडीज़ तो करवा लेते हैं, बट कहाँ कहाँ एफडी हमें नहीं करवानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहला है शेड्यूल कॉर्पोरेटिव बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल कॉर्पोरेट बैंक्स में क्या है प्रॉब्लम कि वो बैंक्स जो है बेसिकली गांव के एरिया में खोलते हैं, और कब तक हैं कब तक नहीं है कोई पता नहीं है उनका। हाँ, ये है कि वो बैंक्स जो हैं ठीक है, लेकिन जो आरबीआई जितनी लिमिट आपको अलाउ करती है 5 लाख रुपीज़ तक का आप एफडी अगर रखते हैं तो उतने का इंश्योरेंस आपको मिलता है, उतना पेमेंट आपको इन एनी केस ऑफ
डिस्क्रिपेंसी या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है बैंक के साथ, तो वो आपको उतना अमाउंट रिफंड या फिर इंश्योरेंस के तहत मिल जाता है। बट अगर आप चाहें कि उससे ऊपर का अमाउंट मिल जाएगा, वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे बैंक्स में पैसा ना लगाएं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला जिससे आपको बचना चाहिए वो है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद सेकंड जिन बैंक से आपको बचना चाहिए वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, उनमें भी आपको नहीं लगाना चाहिए पैसा, उनमें भी एफडीज नहीं करानी चाहिए। और लगाना ही है और अगर हायर इंटरेस्ट आपको मिल ही रहा है तो 5 लाख तक ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि इतना तो आपको इंश्योरेंस से मिल ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए वो है आपका एनबीएफसी से भी दूर रहना चाहिए। आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा कि बैंक के अलावा जो कोऑपरेटिव एनबीएफसी हैं ये कितने ज़्यादा मतलब इनका भी कितने ही ज़्यादा बैंक्स इसमें फेल हुए हैं, है ना। तो इनसे बच के रहना चाहिए। जो मेन बैंक्स हैं उनमें पैसे लगाइए। ठीक है। फोर्थ जो चीज़ है जहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए वो है कॉर्पोरेट टर्म डिपॉजिट्स। कॉर्पोरेट टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है कंपनी अपना खुद का एक डिपॉजिट फंड या डिपॉजिट का अकाउंट बनाती है जिसमें आप कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही रिस्की है। कंपनी जिस दिन गई उस दिन डिपॉजिट्स भी गए, तो आप तो उसको तो भूल ही जाइए। तो ये 4 हैं जगह जहाँ पर आपको पैसा एफडीज़ के तौर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो सेफ्टी का हम लोग को फ़ायदा होता है ना एफडी में, वो फ़ायदा इन 4 जगहों पे नहीं मिलेगा आपको। तो एफडीज़ में कोशिश करिए कि आप अपना टेन्योर देखें, साथ के साथ आप उसका रिटर्न देखें, फ्रीक्वेंसी देखें कंपाउंडिंग की, और कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। पहली जगह हमारा हो गया कोऑपरेटिव शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर अपना कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉर्पोरेट टर्म डिपॉजिट्स। ओके, तो इस तरीके से एफडीज़ का चुनाव करें और बेटर से बेटर रिटर्न लें। ओके, थैंक यू सो मच।